नमस्कार, मैं पूजा दरीचा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दरीचा हमारा पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स फाउंडेशन का एक नया मंच है जिसमें हम लोग कुछ ऐसे मुद्दों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे सरोकार, हमारे समाज और हमारे आने वाले भविष्य से जुड़े हुए हैं, उन पर बातचीत करने के लिए एक मंच की तरह काम कर रहा है, जिसमें हम लोग इसी से जुड़े लोग जो जमीन से जुड़कर काम कर रहे हैं, इसके हर पहलू पर, चाहे वो बच्चों से जुड़ी चीजें हो, महिला सशक्तिकरण हो, स्वास्थ्य हो, और दूसरी चीजें जो हम हमारे आसपास दूसरे दिन प्रतिदिन घटने वाली चीजें हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसमें कि जो लोग जमीनी स्तर पर जुड़कर काम कर रहे हैं, उनसे हम लोग बातचीत करें। इसमें क्या समस्याएं हैं, क्या इन भविष्य में इस पर काम हो सकता है, उन चीजों पर हम उनकी राय जानना चाहते हैं और वहां पे कैसे चीजों को काम किया जा सके। तो इसी कड़ी में आज हमारा दरीचा का आरंभ हो रहा है और इस आरंभ में हम लोग जो विषय ले रहे हैं वो काफी गंभीर है। विषय है बाल तस्करी बिहार में, और इसको एक महिला नजरिए से देखने की कोशिश। और हम लोगों ने ये विषय लेने की के पीछे की जो वजह देखी वो ये थी कि पिछले कुछ सालों में, या फिर कहें पिछले 10 सालों में जो डेटा निकल कर आता है, या पिछले 10 सालों के अखबारों की हेडलाइंस थी जो नेशनल मीडिया में होते हुए भी कहीं शायद इसके पीछे थी, उसमें बार बार बिहार में बाल तस्करी और इस तरीके की चीजें बार बार मतलब बार बार इस तरीके की चीजें आ रही थी कि कभी पिछले साल अक्टूबर में देखा जाए तो अक्टूबर में करीब 300 से ऊपर बच्चों को रेस्क्यू किया रेलवे पुलिस ने, वहाँ की जो गवर्नमेंट की बॉडीज हैं। इसी तरह 2020 में कम से कम 450 बच्चों को रेस्क्यू किया गया अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से। और डेटा पर नजर डालें तो एनसीआरबी का जो डेटा है, सबसे ताजा जो डेटा है 2020 का, उसके अनुसार बिहार भारत के बाल तस्करी में चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर केरल है, दूसरे पर नहीं, पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर केरल है, तीसरे में उड़ीसा है और चौथे स्थान पर बिहार है। तो ये बाल तस्करी का जो डेटा है वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वजह है इनके पीछे, कि क्यों बिहार इस चीज में भी बार बार ऊपर के शुरुआती 5 राज्यों में यहाँ पर भी क्यों है, क्या इसमें वजह है। और कुछ वजहों को जानने की, पढ़ने की कोशिश की तो पिछले कुछ सालों का जो अखबार उठाकर हम लोगों ने देखा, उसमें बार बार ये चीजें आ रही थी कि इसके पीछे बिहार में बहुत गरीबी एक कारण है। कुछ एक इलाके हैं, जैसे कोसी का इलाका है हमारा, वो बिल्कुल बाढ़ प्रभावित है और वहां से बच्चे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होकर देश के दूसरे हिस्सों में जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, और इसी तरीके से केरल, हैदराबाद। वहां पे उनके साथ क्या क्या होता है, ये चीज जब वो रेस्क्यू होकर आते हैं तब स्टेट बॉडीज उनका इंटरव्यू लेकर, बातचीत करके और उनके बारे में रिपोर्ट और बाकी चीजें करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये चीजें ऐसी क्यों हो रही हैं, रुक नहीं रही हैं। रेस्क्यू कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, उसकी बॉडीज वो अलर्ट हैं, और पिछले 2 सालों में कोविड ने इन चीजों को और बढ़ाया है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सविता जी। सविता जी पिछले 12 सालों से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं और हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। उनका जो कार्य क्षेत्र का एरिया है वो विकास के दूसरे मुद्दों सहित पर्यावरण, और सबसे ज्यादा जो उनकी रिपोर्टिंग हम लोग देखते आए हैं उसमें है महिलाओं से जुड़े मुद्दे, बाल तस्करी, बाल विवाह, और इन्हीं चीजों पर वो लगातार काम कर रही हैं, लिखती रहती हैं और मुखर होकर अपने सोशल मीडिया साइट्स पर भी वो इन चीजों को लेकर आती हैं। और इसके साथ ही उन्होंने मुजफ्फरपुर में जो शेल्टर होम वाला इंसिडेंट हुआ था उसको भी कवर किया था। तो मैं सविता जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो इस चीज को, अपने एक्सपीरियंस को और बाल तस्करी को जिस तरीके से उन्होंने अपने रिपोर्टिंग में और ग्राउंड पे देखा, उस पे क्या क्या चीजें थी, क्या समस्याएं थी बच्चों के साथ, उनके परिवारों के साथ, और गवर्नमेंट की एजेंसियों के साथ, और जो एनजीओ वहां पर काम कर रहे हैं उनके साथ काम बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने क्या महसूस किया, क्या चीजें वो समझती हैं कि क्या अच्छी चीजें होनी चाहिए, क्या इसमें हम रोकथाम के लिए कर सकते हैं। तो मैं और ज्यादा वक्त ना लेते हुए सविता जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। सविता जी।
नमस्ते पूजा जी। जैसे कि आपने अभी बाल तस्करी पे बोला है। बिहार में बाल तस्करी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कहिए तो कोरोना काल के बाद ये बाल तस्करी खासकर लड़कियों की बाल तस्करी बढ़ी है, मगर वो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल कहने का मतलब है यहाँ पे लड़कियाँ बाहर जा रही हैं मगर पता नहीं चल रहा है। बाल तस्करी दुनिया के सबसे संगठित व्यापार में माना जाता है। इसके बावजूद यहाँ पे जो केसेज़ हैं रिपोर्टेड नहीं होती हैं। इसका कारण सबसे बड़ा कारण ये है कि अ, लड़कियाँ बाहर जाती हैं तो जो माता-पिता होते हैं वो अपनी इज़्ज़त के खातिर वो ना तो थाने में एफआईआर करवाते हैं और ना ही वो किसी को बताते हैं। नतीजा ये होता है कि लड़कियाँ देह व्यापार के दलदल में धकेली जाती हैं। ये पूरी तरह बाल तस्करी ही होता है मगर उसका रूप पता नहीं चलता है। हम अ, कोरोना और लॉकडाउन से जोड़ेंगे तो जिस समय लॉकडाउन लगा था साल 2020 का मार्च का महीना, उस समय से लेकर जून तक बड़ी संख्या में जो भी प्रवासी मज़दूर थे वो बिहार आ रहे थे। उनके साथ उनकी गरीबी बेचारी साथ आ रही थी। यहाँ पर उनके पास गाँव में खाने के लिए कुछ नहीं था, ना कमाने के लिए था। इसका फ़ायदा जो भी तस्कर थे, जो वहाँ के एजेंट गाँव के ग्रामीण क्षेत्र के जो एजेंट थे, वो उठा रहे थे। किसी को काम दिलाने के नाम पर, किसी को पैसा देने के नाम पर, कर्ज़ देने के नाम पर लड़कियों की बाल तस्करी ज़्यादा हुई, मगर ये पता नहीं चला क्योंकि जो देखिए बाल तस्करी में जो लड़कियों की तस्करी मैं लड़कियों की खासकर तस्करी पे बात करूँगी क्योंकि लड़कों की जो तस्करी होती है अधिकतर बाल श्रम के लिए होता है। आपने अभी बताया कि पिछले साल अक्टूबर में 300 बच्चे आए, मगर ये कम आंकड़ा है। मुज़फ्फरपुर में ही 120 बच्चे आए थे, उसके बाद आपको मधुबनी हो गया, गया हो गया, ऐसे रेलवे स्टेशन पे हर दिन 20 से 30 बच्चे रिपोर्टेड हो रहे थे जो बाहर से आ रहे थे। खासकर जयपुर की चूड़ी फैक्ट्री हो गई, हैदराबाद के बैग फैक्ट्री हो गया, मुंबई की बैग फैक्ट्री होगी। इस तरह से कई जगह से बच्चे बाल श्रमिक आ रहे थे, मगर एक चीज़ देखने वाली थी कि वहाँ से जो रेल से आ रहे थे वो लड़कियाँ नहीं आ रही थी। इसका या जो अधिकारियों ने कमज़ोर वर्ग यहाँ पे इस पे काम करता है। सीआईडी पुलिस विभाग का बिहार पुलिस का एक विंग है जो सीआईडी है जो इस पे काम करती है। वो एक बात निकल के आई कि लड़कियों को की जो बाल तस्करी होती है वो पूरी तरह फेक मैरिज के लिए होती है। फेक मैरिज में क्या होता है कि लड़कियों को झूठी शादी के नाम पर दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। ये दायरा बढ़ा है। बिहार में इस पर जो परिवर्तन आया है, जो इसका स्वरूप बदला है बाल तस्करी का, वो है कि फेक शादियों के नाम पर लड़कियों की बाल तस्करी हो रही है। खासकर पहले पूर्णिया और कटिहार में होता था। अब क्या हो रहा है कि सुपौल, सहरसा आपको फिर मधुबनी तक ये चला गया। उसके बाद अब उससे भी हटकर आप रोहतास चले जाइए, जमुई, बांका फिर बगहा के इलाकों में भी इस तरह की बाल तस्करी, लड़कियों की तस्करी खासकर बढ़ी है। उनकी फेक शादियाँ हो रही हैं। वहाँ पर मतलब कि एक गैंग आता है जो हरियाणा, यूपी और राजस्थान जैसे जगहों का होता है और वो फेक शादी करते हैं। कुछ दिनों तक लड़कियों को रखते हैं लड़कियाँ जब प्रेग्नेंट होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। पिछले साल याद है हमको कि लगभग जनवरी के मध्य तक एक बड़ा गैंग पकड़ाया था, जो गाज़ियाबाद से एक महिला को बेचने के लिए यूपी में ले जा रहा था। उसके साथ जब मामला को पता किया गया तो उनके साथ महिला को बेचा नहीं जा रहा था बल्कि जो उस महिला ने जिस बच्चे को जन्म दिया था, उसका सौदा करने के लिए नेपाल भेजा जा रहा था। तो इस गैंग के लोग भी पकड़े गए। मैं आपको एक और जो मैंने ज़मीनी स्तर पर देखा है मैं पिछले साल रोहतास गई थी। जब कोरोना का थोड़ा-सा कम होने लगा असर और केसेज़ घटने लगे, तो रोहतास में एक बड़े गैंग का पर्दाफ़ाश हुआ। ये गैंग ऑर्केस्ट्रा के नाम पर लड़कियों को बाहर भेजने का काम कर रहे थे। अ,
एक 3 इसमें 3 लोग पकड़े भी गए थे। जब मुझे पता चला कि ये रोहतास में इस तरह का मामला हो रहा है, तो एक हमारी ही मित्र हैं साहिना जी, उन्होंने बताया कि रोहतास में ऑर्केस्ट्रा के नाम पर लड़कियों को बाहर भेजने का काम किया जा रहा है। तो मैं वहाँ गई। पूरी तरह मैं अनजान थी। मैंने ऑफ़िस से भी इजाज़त नहीं ली क्योंकि हमको जाने का भी इजाज़त नहीं मिलता। तो मैं बिना बताए ही मैं रोहतास चली गई। वहाँ जाने पर मैं जो जब मुझे पता चला कि इसी मकान में ये उससे पहले मैंने कमज़ोर वर्ग को की एसपी थी यहाँ वीना कुमारी, मैंने उनको सूचना दे दी थी। एडीजी विनय कुमार हैं, उनको मैंने सूचना दे दी थी कि सर मैं इस स्थान पे जा रही हूँ, वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा में जो लड़कियाँ हैं एक लड़की का मर्डर हो गया, दूसरी लड़की को मारने की भी सूचना है कि मार दिया जाएगा। तो वो पुलिस की एक पूरी टीम वहाँ पहुँच चुकी थी ल मगर मैं भी वहाँ पर पहुँची थी। मैंने देखा कि पूरी तरह से लड़कियाँ जो बाहर निकल के आ रही थी, वो पूरी तरह दरी-सहमी थीं। उन लड़कियों को पहले दिल्ली में रखा जाता है, फिर उसको मुंबई में ले जाया जाता है, वहाँ से फिर यहाँ लाकर एक कमरे में उनको बंद कर दिया गया था और वहीं से उनका व्यापार का पूरा गैंग चल रहा था। वहाँ से रोहतास ये बहुत बड़ा दिलचस्प मामला निकल के आया कि रोहतास में इस तरह का जो बिहार में सबसे अच्छा अगर शिक्षा का स्तर देखा जाए तो रोहतास नालंदा के बाद रोहतास ही आता है। रोहतास में शिक्षा का स्तर अच्छा है और वहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा मुखर भी हैं। मगर वहाँ पर इस तरह की जो स्थिति देखी गई वो बहुत ही चिंतनीय विषय था। उसके बाद 3 लोग पकड़े गए, दलाल भी पकड़ा गया, मगर इसके बाद ये मामला यहीं रुक गया। इस तरह की और भी घटनाएँ होती रहीं, पुलिस विभाग ने इस पे अ सभी जितने भी बॉर्डर इलाके हैं और जहाँ पे संदिग्ध इलाके हैं वहाँ पे उन्होंने मॉनिटरिंग के लिए वहाँ के जो भी एनजीओ हैं उनको सॉरी जो देखा उसमें था कि लड़कियों को ले जाया जा रहा है मगर उनकी केसेस रिपोर्टेड नहीं हो रही थी। इस मामले में तो बहुत सारे लोग पकड़े भी गए, लेकिन अभी भी लड़कियों की तस्करी जारी है। अ, जो मैं अभी कुछ देर पहले मैंने बात की कमज़ोर वर्ग के जो यहाँ के एसपी हैं उनसे मैंने बात की। तो बोले सर कि यहाँ पे रिपोर्टेड क्यों नहीं हो रही है? तो उन्होंने जो बातें बताई वो बहुत ही चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि जो भी लड़कियों की तस्करी हो रही है, वो वहाँ के मुखिया का हाथ मुखिया हो या जनप्रतिनिधि का हाथ इसमें सामने आ रहा है। तो वो चाहकर भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ना ही उनको गिरफ्तार कर पा रहे हैं जो दलाल हैं। कोरोना काल में एक और चीज़ें जो सामने आई हैं, वो आई हैं कि लोगों को छोटे-छोटे काम दिलाने के नाम पर उनके साथ उनकी बेटियों, उनके बच्चों को बाहर भेजा जा रहा है। गया का एक पूरा सिरघाटी का इलाका है, वहाँ से 80% बच्चे जयपुर की चूड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। पिछले साल मैंने एक खबर भी लिखी थी कि वहाँ से जो लगभग 70 बच्चे छूट कर आए थे, उसमें से 3 बच्चों की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनको कितना देर तक काम कराया जाता था। एक बच्चे का पिछले साल मौत भी हो चुकी है, जिसकी रीढ़ की हड्डी इतनी टेढ़ी हो गई थी कि वो चल नहीं पा रहा था। उसको पूरी तरह उसका जो स्पाइनल था वो खराब हो गया था। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि जब उन बच्चों से किया जा रहा था तो पता चल रहा था कि वो बच्चे बता रहे थे कि उनको खाने के नाम पर सिर्फ़ चावल दिया जाता है। चावल और सब्ज़ी, सोयाबीन, आलू की सब्ज़ी दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे 16-16 घंटे तक काम कर रहे हैं। काम करने के बाद उनको खाने के लिए सिर्फ़ चावल दिया जा रहा है और आराम के नाम पर सिर्फ़ 6 घंटे की नींद है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। सरकार को उनके लिए अ योजनाएँ बनानी चाहिए। यहाँ पे बिहार में जो भी बच्चों की तस्करी है वो एनआईए उसकी जाँच करती है। मगर दुःख की बात ये है कि आज तक एक भी केस एनआईए के पास नहीं गई है। जबकि नेपाल आपको पश्चिम बंगाल है, वहाँ से यहाँ की लड़कियाँ तस्करी होके जा रही हैं।
खासकर कटिहार, किशनगंज, रक्सौल जो इलाका है, वहाँ पे ये प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे मामलों में एनआईए को भी सामने आना चाहिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल भी संसद से में पास हो चुका है, तो मगर ये अभी तक ज़मीनी स्तर पे नहीं आया है। इसके अलावे अगर हम बाल तस्करी की बात करें, बाल तस्करी का स्वरूप धीरे-धीरे बदलता जा रहा है। यह स्वरूप इस अर्थ में बदला है कि अब लोग अपने ही घर के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि अ, कोरोना काल में जो भी संगठित में इससे जुड़े हुए थे, उनकी कमर टूट गई थी। किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रूप से क्योंकि वो उस जो उनका जो गिरोह था, उन तक वो नहीं पहुँच पा रहे थे। तो वो वहाँ उनका जो गैंग का जो स्तर है, वो गाँव से जो संपर्क था, वो टूटा है। इसके कारण वो अब वो घर के लोगों को, घर के जो भी रिश्तेदार हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। अभी मैं बांका में 2 दिन पहले एक मामला आया जहाँ पे पता चला कि उसके अपने चाचा ही उस लड़की को बेच रहे थे। गया में 3 मामले ऐसे आए जिसमें उसके एक महिला थी जो जिसको बच्चे थे, 2 बच्चे थे। अपने तीसरे बच्चे के लिए वो उसको यूपी का कोई आदमी उसको खरीद लिया था लगभग 1 लाख रुपया में। उसकी उसकी गिरफ्तारी हालाँकि हुई, मगर अब तक उसके गिरोह का पता नहीं चल पाया है। वो जो गैंग उसको ले गया था, उसका अपना उनका शायद जीजा लगता था। तो इस तरह के मामले अपने जो रिश्तेदार इस मामले में आ रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। अ, और हर दिन मैं अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक रिपोर्ट भी लिखी हूँ जिसमें है कि पटना के जो देहाती क्षेत्र है, देहाती क्षेत्र में इस तरह के गैंग जो अपने हैं, वो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। पटना पटना जैसी शहर जहाँ पे सारी सुविधाएँ हैं, सरकार है, सरकारी कुनबा यहीं पर रहती है, इसके बावजूद इस तरह की जो घटनाएँ हो रही हैं लोगों की लड़कियों की तस्करी हो रही है। एक पटना में ही एक लड़की को यूपी से लाके यहाँ पे लगभग 10 दिनों तक घर में बंधक बना के रखा गया था। जिस इलाके में मैं रहती हूँ, वहाँ से 4 किलोमीटर आगे इस लड़की को यूपी से लाके यहाँ बंधक बना के रखा गया था। जब उस लड़की से पूछा गया तो वो लड़की बताई कि उसको सिर्फ़ इसलिए लाया गया था कि वो लड़का उसको प्रेम करता था, मगर बाद में पता चला कि वो लड़का शादीशुदा था। तो बाहर से भी लड़कियाँ आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यहाँ से लड़कियाँ जा रही हैं, बाहर से भी लड़कियाँ आ रही हैं। अभी एक और जो प्रचलन बढ़ा है, उसमें है कि मसाज पार्लर बड़ी बड़ी ही तेज़ी से खुल रहे हैं। पटना में मसाज पार्लर में लड़कियों की सप्लाई का जो ट्रेंड है वो बढ़ा है। पटना ही नहीं पूरे बिहार के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे मसाज पार्लर भारी मात्रा में खोले जा रहे हैं, भारी संख्या में खोले जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो भी पश्चिम बंगाल से लड़कियाँ आ रही हैं, फिर आपको असम से लड़कियाँ लाई जा रही है, झारखंड से लड़कियाँ लाके वहाँ पे काम कराई जा रही हैं। तो पहले एक समय था जब बिहार के में पार्लर में लड़कियों की तस्करी होकर आती थी और यहाँ से लड़कियाँ देह व्यापार में जाती थी। मगर अभी क्या हुआ कि अभी लड़कियाँ उम, मसाज पार्लर में आ रही हैं। पार्लर का एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि पहले मेंस पार्लर और वीमेन पार्लर दोनों पार्लर एक साथ हुआ करते थे, तो पार्लर के नाम पर होता था। मगर बिहार पुलिस ने एक शिकंजा कसा और ऐसे-ऐसे पार्लरों पे छापेमारी पड़ी और ऐसे पार्लर बंद कर दिए गए, मगर अब मसाज पार्लर खुल रहे हैं। जहाँ तक ऑर्केस्ट्रा की बात है तो ये सबसे संगठित व्यापार के रूप में एक और बदलते हुए स्वरूप में सामने आ रहा है। छोटी-छोटी लड़कियों को यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा में शामिल करके उनको छोट बहुत ही कम पैसा में यहाँ पे बुलाया जाता है और उनको कुछ दिनों तक उनसे ऑर्केस्ट्रा में काम कराया जाता है, फिर उसके उसके साथ वही देह व्यापार का ही धंधा कराया जाता है। अभी कुछ दिन पहले लखीसराय में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जब एक लड़की ऑर्केस्ट्रा में आई थी और उसके साथ कुछ लड़के उसके साथ मिसबिहेव कर रहे थे, तो उस लड़की ने विरोध किया लेकिन उसको गोली मार दी गई। तो फिर
सिवान में उस तरह का मामला आया है। तो ये ऑर्केस्ट्रा का जो गैंग है, ऑर्केस्ट्रा में शामिल करके उनका देह व्यापार कराने वाला ये मामला अभी के समय में बहुत ही बढ़ा है। ऑर्केस्ट्रा पर जो लड़कियों को छोटी-छोटी लड़कियों को 14 साल से कम उम्र की लड़कियों को जो शामिल किया जा रहा है, वो पूरी तरह देह व्यापार के लिए किया जाता है। तो मेरा मानना है कि सरकार को ऑर्केस्ट्रा पर में जो लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसपे रोक लगानी चाहिए। हैरत वाली बात है कि बड़े-बड़े जो भी नेताओं की भी शादियों में देखेंगे या अधिकारियों की शादी में देखें कि ऑर्केस्ट्रा में लड़कियों को नचाने का ये ट्रेंड बढ़ा रहे हैं। तो इस कारण भी यहाँ पे ट्रैफिकिंग का जो मामला है बढ़ रहा है। मगर दुःख की बात ये है, ये रिपोर्टेड नहीं हो रही है, क्योंकि जो जिनकी बेटियाँ घर से जाती हैं, आज भी आज आज भी अपनी बेटियों को अपना इज़्ज़त से जोड़ के देखते हैं। उनके लिए ना माता-पिता आवाज़ उठा पाते हैं और ना ही समाज का कोई। बहुत सारी लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से भी जाती हैं कि उनको कुछ बनना है, कुछ बनने के नाम पे चली जाती हैं, मगर जब जब उस दलदल में घुसती हैं, ट्रैफिकिंग का जो दलदल होता है उसमें घुसती हैं, तो वहाँ से जब बाहर निकल के घर आती हैं तो उनको अपनाने वाला कोई नहीं होता है। अभी हाल में ही एक पटना में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है उत्तर रक्षा गृह में। उत्तर रक्षा गृह में से निकल कर आई एक युवती ने कहा कि उसके साथ उत्तर रक्षा गृह में सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता था, नशे की सुई दी जाती थी। वहाँ की जो अधीक्षक थी उसके साथ गलत करती थी। नहीं जो उनकी बात नहीं मानती थी उसको भूखे रखा जाता था, यहाँ तक कि मारपीट की जाती थी। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा उम, गंभीर और सोचने वाली बात ये है कि वो भी लड़की कहीं न कहीं ट्रैफिकिंग की शिकार भी थी। वो लड़की रहने वाली मूलतः गाज़ीपुर की थी और वह अनाथ आश्रम में पली थी। यहाँ जब आई तो वो एक लड़के के ट्रैप में आ गई। उस लड़के ने उससे प्रेम विवाह करके अपने घर दरभंगा ले आया। दरभंगा से जब वो अ प्रेग्नेंट हो गई तो उसको उसके घर वाले अपनाने को इनकार नहीं कर रहे थे। जैसा कि लड़का कहता है कि उसको घर वाले रखने को इनकार कर रहे थे, रखना नहीं चाह रहे थे। वो कहा कि चलो हम लोग चलेंगे दिल्ली और उसी बहाने ले लाकर वो उसने छपरा रेलवे स्टेशन पर उसको छोड़ दिया। वहाँ से जीआरपी की पुलिस ने उसे वहाँ उत्तर रक्षा गृह रख दिया। वहीं पर उस बच्ची ने उस यु लड़की ने उसमें उसकी उम्र शायद 17 साल की थी, उसने उस बच्चे को जन्म भी दिया। बच्चा होने के बाद उस बच्चे को तो उसके पति ने अपना लिया मगर उसको छोड़ दिया। वह आकर उत्तर रक्षा गृह में रहने लगी। उत्तर रक्षा गृह में उसने जो देखा वो बहुत ही भयावह था। नशे की सुई, मार-पीट जब ये देखा तो उसकी स्थिति और खराब हो गई। वह उसके जब वो 18 साल की हुई तो वो उसे निकालने की कोशिश की गई। निकली तो उसका पति फिर धोखा दे दिया। तो भटकते-भटकते उसके साथ कई बार शोषण हो चुका था। उसके बाद जब वो निकली तो एक अकेली लड़की के लिए समाज कितना बुरा हो सकता है आप समझ सकते हैं। जब वो निकली तो उसके साथ फिर शोषण हुआ, वो एक संस्था के हाथ लगी। संस्था वालों ने उसका वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो वायरल हुआ, सरकार के पास पहुँची, सरकार ने उस मामले में पूरी तरह क्लीन चिट दे दिया। अभी मामला हालाँकि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में एसआईटी गठित करवा दी है। लेकिन इस लड़की को न्याय मिल पाएगा, ये भी कहना मुश्किल होगा। इस खबर को मैंने ही ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद बहुत सारी समस्याएँ आई मगर देखिए अगर उस लड़की को न्याय मिल जाता है तो हम बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जो जो हाल मुज़फ्फरपुर बालिका गृह कांड में हुआ, क्योंकि उस मामले में जो अभी तक जितनी भी पीड़िताएँ हैं, माना जाए तो उनको मुख्य धारा से आपने जोड़ दिया, मगर जो जो लड़कियाँ 6 लड़कियाँ गायब हुई थी, उनका आज तक पता नहीं चल पाया है क्योंकि वो मधुबनी के शेल्टर होम से गायब हुई थी। आज तक उनका पता नहीं चल पा रहा है। तो सरकार को एक सुनिश्चित करना होगा कि जो भी बालिका गृह में आती हैं, उन लड़कियों को 18 साल के बाद होने पर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़े। मुख्य धारा से ही ना जोड़े, उनको प्रशिक्षित करें। हम एक दिन घर में रहते हैं, तो हम लोग विचलित हो जाते हैं कि अब क्या करें? अब किसी लड़की को 10-10 साल तक आप एक ही जगह पे रखते हैं, एक ही बंद कमरे में रखते हैं, ना उनको खुला आसमान मिलता है, ना खेलने को मिलता है, ना गाने को मिलता है, ना पढ़ने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में लड़कियों की मानसिक स्थिति क्या होगी,
यह तो सोचने वाली बात है। अ, उम, जहाँ तक उनको बा जो बाल तस्करी है, लड़कियों की तस्करी है, रोकने की बात है, उसके लिए सरकार को पूरी तरह एक योजनाबद्ध कार्यक्रम करना होगा। मंशा के साथ करनी होगी, क्योंकि योजनाएँ हमारे पास पूरे देश भर में अच्छी योजनाएँ बिहार में बनती है। हाल में एक भिक्षावृत्ति का कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार ने सम्मानित किया है। यही नहीं कि केंद्र सरकार ने एडॉप्ट कर लिया है, जो हमारे हम मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चलती है, सरकार ने स्माइल योजना के रूप में इसको एडॉप्ट करके वो पेश किया है। मगर बात ये है कि हमारे यहाँ योजनाएँ बनती हैं मगर उस धरातल पर नहीं है। उसको करने की मंशा होनी चाहिए। और इसके अलावे बहुत चीज़ें हैं। शेल्टर होम में जो रह रही हैं जो भी अ, वहाँ के अधीक्षक हैं, वो कर्मचारी हैं, वो संवेदनशील हो। प्रधान सचिव से जिस अधीक्षिका के बारे में लड़की ने बोला है, उस पर प्रधान सचिव ने कई बार उनको निकालने के लिए लिखा। इसके बावजूद वो अधीक्षक बनी रही। सवाल ये नहीं है कि वो बनी रही, सवाल ये है कि एक ही अधीक्षक क्यों कहीं पर कोई काम करेगा? हम एक कोई भी माँ एक बच्चे को 2 बच्चे को पाल लेती है, मगर एक माँ जो आप को पता होगा कि जो भी बालगृह में रहती है, वो सब अधीक्षक को ही माँ मान लेती है। एक माँ 2 बच्चे को पालती है, तो वो परेशान हो जाती है, 3 बच्चों को पालती है, परेशान रहती है। एक एक माँ को पूरा पूरा शेल्टर होम सँभालने के लिए दे दिया जाता है। तो क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था हो कि जो भूली-भटकी लड़कियाँ आती हैं, उनके लिए 3 से 4 मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो, वहाँ पर अल्टरनेटिव काम का व्यवस्था हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि शेल्टर होम से ही जो भी विक्टिम होती हैं, जो भी बाल तस्करी की शिकार लड़कियाँ होती हैं, जो मुक्त करा के आती हैं, जिनका कोई नहीं होता है, जिनको कोई लेने वाला नहीं होता है, वो वहीं रखी जाती हैं। तो सरकार को धरातल से लेकर, शेल्टर होम से लेकर उनके जीवन यापन तक ऐसी व्यवस्था करनी होगी, एनजीओ के साथ मिलके, एडवोकेसी करके, उनका संवेदीकरण करके और उन लड़कियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करनी होगी। उनका वो वो प्यार करना चाहती हैं, वो बोलना चाहती हैं, वो हँसना चाहती हैं। तो तस्करी की शिकार हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस चीज़ की आदी है। कोई भी दलदल में नहीं रहना चाहता। तो सरकार को सही मंशा के साथ अ, जो मानव तस्करी की शिकार लड़कियाँ हैं, भूली-भटकी लड़कियाँ हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए सही मंशा के साथ काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा और कई चीज़ें हम इस दौरान देखने को मिल रही है कि बिहार में बाल तस्करी का जो रूप है, वो बहुत ही भयावह रूप है। शेल्टर होम तो एक अलग चीज़ है, शेल्टर होम के अंदर होती है, मगर शेल्टर होम के बाहर जो भी होती है, यहाँ पे हर थाने में एसआई को बाल संरक्षण पदाधिकारी बनाया जाता है, जो भी वहाँ के दरोगा होते हैं। जब तक कि वो संवेदनशील नहीं होंगे, जो बच्चे तस्करी के शिकार हैं, उन्हें कैसे न्याय मिल पाएगा? ये सोचने की बात है। मैंने एक पिछले साल मैंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। मैंने क्या किया कि मैं सब जगह जाकर जितने भी दरोगा थे, मैंने एक लड़की को भेजा और कहा कि आप बोलो कि मैं स्टेशन से भटक गई हूँ, हमको हमको पता नहीं है हमको कहाँ जाना है। तो वो उस लड़की को मैंने बताया था कि तुम ये बोलना। पता है एक भी थाने में एक भी एसआई को पता नहीं था कि वो बाल संरक्षण पदाधिकारी है। जबकि हर थाने में एक एसआई को, दरोगा को बाल संरक्षण पदाधिकारी का ट्रेनिंग दिया जाता है। वो कैसे बच्चे से पेश आते हैं इस पे ध्यान देना होगा। समाज में समाज में ब्लॉक स्तर पर पंचायत स्तर पर ऐसी व्यवस्था करनी होगी जहाँ से बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया जाए। बच्चे को क्यों बाहर जाने दिया जाता है? ये सोचने वाली बात है क्योंकि बच्चे को पढ़ाई के नाम पर, उन्हें उनके घर में कुछ कर्ज देने के नाम पर, उन्हें काम दिलाने के नाम पर, वो
अपने ही लोग बाहर ले जाते हैं, मगर उसे पता नहीं होता है कि बाद में वो किस दलदल में चले जा रहे हैं। क्योंकि जो गाँव में रहते हैं, गाँव में रहने वाले बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। गाँव से सीधे शहर जाते हैं, शहर की चकाचौंध में वो किस दलदल में फँसते जाते हैं, उन्हें नहीं पता चलता है। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई आदमी, अनजान आदमी अगर आपको गाँव में दिख रहा है, बच्चे के आस-पास इर्द-गिर्द घूम रहा है, तो वहीं पर उसको ट्रैक करें। ट्रैक कर कर और उसे उसे वहीं पर उसे पकड़े और उसे उसे सज़ा मिले। अम अम शायद पहली बार पिछले साल एक एक मानव तस्कर को पकड़ा गया था। वो भी यूपी से पकड़ा गया था, जो बिहार का ही था, बिहार में गया का था और यूपी से पकड़ा गया था। उसको शायद उम्र कैद की सज़ा मिली है। तो ऐसे तस्करों की पहचान करनी ज़रूरी है, जो जो बच्चों को बड़े सपने दिखाकर बाहर ले जाते हैं। अभी एक और प्रचलन बिहार में चला है, खासकर जो शहरी क्षेत्र में वहाँ चला है कि लड़कियों को मॉडलिंग के नाम पर ट्रैप किया जा रहा है। छोटे-छोटे जगहों पे मैं देख रही हूँ कि उनको मॉडलिंग के लिए ले जाया जा रहा है। जिन जिन लड़कियों ने सिर्फ़ कॉलेज में अभी एंट्री ली है, उन्हें मॉडलिंग का सपना दिखाया जा रहा है और कोई भी निबंधित संस्था नहीं है जो मॉडलिंग सिखाते हैं। ये उम, कहीं से उठकर आते हैं और उन्हें सपने दिखाते हैं कि तुम्हें मॉडल बना देंगे और ले जाते हैं बाहर। तो ये भी एक प्रचलन अलग अलग चीज़ है। तो 3 स्तर अभी बिहार में जो चल रहा है, वो 3-4 स्तर पे इस पर काम करने की ज़रूरत है, जिससे मानव तस्करी को खत्म किया जा सकता है, अगर सही मंशा हो तो। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना होगा, युवाओं को आगे 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 आने होना होगा, जो युवा जागरूक हों, जो युवा समझते हैं कि मानव तस्करी का क्या भयावह रूप है, उन्हें आगे आना होगा और खासकर पुलिस को सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी और इसके लिए उनको उनको संवेदनशील बनाना होगा। जब तक कि पुलिस संवेदनशील नहीं होंगे, मानव तस्करों को हराना मुश्किल होगा। पूजा जी, मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि बिहार में जो हमारे कोसी का इलाका है और जब-जब बाढ़ आती है तो वहाँ पे मानव तस्करी बढ़ जाती है। वहाँ पर बच्चों को ही नहीं, जो महिलाएँ हैं उनको भी बाहर भेजा जाता है। महिलाओं को काम दिलाने के नाम पर दिल्ली, हरियाणा ये सब जगहों पे ले जाया जाता है। तो हर साल सरकार कहती है कि इन जगहों पे हम निगरानी कर रहे हैं। निगरानी मगर किस स्तर पर हो रही है, ये भी देखने की ज़रूरत होगी और इसमें जो भी संस्थाएँ हैं उन्हें आगे बढ़कर काम करना होगा। तभी जाकर इस तरह के जो मानव तस्करी है वो उस पर रोक लगा सकते हैं। इसको जड़ से खत्म करने के लिए तो बहुत बड़े स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि मानव तस्करी को सबसे बड़ा संगठित व्यापार माना गया है। संगठित व्यापार ही नहीं, ये एक ऐसा गिरोह के रूप में काम करता है कि आपकी क्या मजबूरी है, किस तरह की परिस्थिति में आप जी रहे हैं, ये भी आप जानते हैं क्योंकि ये आपके परिवार से कनेक्ट होके आपका हमसफ़र बन के ये आपसे बात करता है। कोरोना काल में जिनके घर में खाने के लिए नहीं था, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के ये लोग किए हैं। सबसे हैरत की बात ये है कि जो नए इलाके मानव तस्करी के बने हैं, उसपे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हमारा जमुई हो गया, बांका हो गया, रोहतास हो गया, ये सब इलाके नए हैं। सहरसा भी एक चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सहरसा और उम, सुपौल में कभी इस तरह के मामले नहीं आते हैं। वहाँ पर दर्जनों की संख्या में यूपी और हरियाणा और राजस्थान के लोग आ रहे हैं, जो लड़कियों से शादी कर रहे हैं। अ, बाल विवाह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत कम उम्र में अभी भी 39% लड़कियों की शादी यहाँ पे 14 साल से 18 साल के बीच में हो जा रही है। तो बाल विवाह और मानव तस्करी कहीं न कहीं जुड़ रहा है।
तो बाल विवाह जहाँ पर भी ये मानव तस्करी एक ऐसा चीज़ है जो दिखता है। दहेज दहेज भी ये इस समाज में है, मगर मानव जो बाल विवाह है वो दिखने वाला है। उसी तरह जो तस्करी का चीज़ है वो दिखने वाला है। समाज अगर जागरूक है, वहाँ के गाँव के लोग अगर जागरूक हो जाएँ, तो इस तरह के व्यापार पर रोक लगाया जा सकती है। इससे लड़कियाँ जो अनचाहे में बदनामी के दलदल में घुसती हैं, उससे वो बच सकेंगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर इस पे काम करने की ज़रूरत है। नेपाल एक ऐसा बिहार एक ऐसा राज्य है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बंधी हुई है, जो पूरी तरह खुली हुई है। यहाँ से खाद्य की तस्करी ही नहीं, सब कुछ की तस्करी होती है। तो बाल तस्करी कितना आसान होगा, ये तो सोचने की बात होगी। तो जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर चौकसी की करने की ज़रूरत है। इसके अलावे पश्चिम बंगाल से बिहार का कनेक्शन है। जो हम पश्चिम बंगाल से जो लड़कियाँ यहाँ आती हैं या यहाँ से जो लड़कियाँ पश्चिम बंगाल के रास्ते दूसरे देशों में जाती हैं या उससे भी कहीं आगे जाती हैं। पिछले साल एक और पता चला था कि यहाँ की लड़कियाँ इटली भेजी जा रही थी। जब कोरोना काल खत्म हुआ तो नेपाल के रास्ते वो नेपाल से चीन होते हुए दूसरी जगह जब उस तस्कर से पूछा गया तो पता चला कि ऑस्ट्रेलिया, रूस उन जगहों का जो तस्कर थे उसको खरीदने के लिए वो आए हुए थे। एक दंपति थे जिनको बच्चे नहीं थे, तो यहाँ की महिला से उस बच अ, उस उसका उसका बच्चा खरीदे और फिर वो अ, ले जा रहे थे। तो इस तरह की भी यहाँ पे समस्याएँ हैं खासकर बाल तस्करी में। अगर महिलाओं की बात करें तो अ, महिलाओं को आज भी बोलने का अधिकार नहीं है। बोलने का क्या, उनको कुछ एक्सप्रेस करने का भी अधिकार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में महिलाएँ बाल तस्करी या तस्करी में बोलने में कितनी उनकी उनको आज़ादी मिलती है, ये आप समझ सकते हैं। और कई ऐसी बातें हैं जिस पे हम विस्तार से बात कर सकते हैं। एक ब ये मानव तस्करी एक बहुत बड़ा बृहत मामला है, जिस पे काफ़ी देर तक बोला जा सकता है, मगर इसका हल भी निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मानव तस्करी खत्म नहीं होती है, तो लड़कियाँ खासकर जो गरीब तबके के हैं जो जिनके पास जानकारी नहीं है, जिनके घर में खाने को नहीं है, वो जो अपने बच्चों के लिए बाहर जाती हैं, बाहर निकल के अपना नाम कमाना चाहती हैं, उनके लिए ये मानव तस्करी उनको अ, निगलने का काम करता है। तो पूजा जी, मैं यही कहूँगी कि इस पर सभी लोगों को मिलकर काम करने की ज़रूरत होगी, ताकि मानव तस्करी पर लगाम लग सके। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हमारे धन्यवाद। पास कुछ सवाल हैं जो इसी आपकी बातचीत के आधार पर हम लोगों ने सोचा कि आपसे इस पर भी थोड़ा-सा बातचीत करें। उसके अलावा मैं जो लोग हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनसे आग्रह करना चाहूँगी कि आपके कोई सवाल हो तो आप हमें चैट बॉक्स में या क्वेश्चन आंसर बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं आपको आपके नाम के साथ एक-एक करके उनसे सविता जी के लिए पूछ लूँगी। और फिलहाल कुछ सवाल जो मेरे पास हैं, उनसे हम शुरुआत करते हैं सविता जी। पहला जी, सवाल है जो आपने कहा कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है बिहार में, हर पुलिस थाने में एक पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है। जी, तो जी। आपने अगर इसमें एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया जो आपने बताया, तो क्या उसमें जो आपने लेडी एसआई या लेडी पुलिस ऑफिसर्स को उसमें पाया? क्योंकि बिहार में एक जो पिछला रिपोर्ट आया था टाटा इंस्टीट्यूट का, उसके अनुसार देश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ी है बिहार में। तो आपने कितना ऑब्जर्व किया कि कितनी महिलाएं थी वहां पे? क्योंकि ये बच्चों का मामला है और सेंसिटिव मामले अक्सर महिला पुलिस अधिकारियों को दिए जाते हैं। तो वहां पर कितना आपको दिखी? देखिए, पटना में 110 थाने हैं शायद, 110 थाने हैं और 110 थाने में आप मान कर चलिए कि सिर्फ़ पटना के जो पॉश इलाके हैं,
गांधी मैदान जो भी पौ से लग 23 थाने हैं, 23 थाने में ही महिला दारोगा थी जिस समय मैंने किया था। जी। तो 23 थानों में महिला दारोगा थी, महिला दारोगा में सिर्फ़ 5 थाने में ही महिला दारोगा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी मिली हुई थी। बाकी सब जगह पुलिस ही थे। पुरुष पुलिस थे जिनको ये दायित्व मिला हुआ था। मैंने उस पे भी एक रिपोर्ट लिखी थी कि यहाँ के अधिकतर थानों में महिला दरोगा नहीं है, तो रेप के मामले रेप के जो भी मामले होते हैं उसमें जो भी बयान लेने का काम होता है, 163 का बयान पदाधिकारी ही लेती हैं। तो मैंने जो देखा कि 5 या 6 थानों को छोड़ दिया है, तो महिला दारोगा किसी थाने में नहीं थी। अधिकतर केस महिला थाना में दर्ज हो रहा था। महिला थाने में भी स्थिति ये है कि 4 महिला एसआई हैं, उनके बदौलत ही महीने के 15-15 केस दर्ज होते हैं। तो ऐसे में जो बच्चों से जुड़े मामले, बच्चों के अधिकार हैं, बच्चों की मानव तस्करी से जुड़े मामले हैं, वो कहीं न कहीं अनदेखी की जाती है उसमें। अ अ, सविता जी, इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल है कि हम लोगों ने पीपीएफ ने मतलब अपनी टीम के साथ एक प्रोजेक्ट किया था दिल्ली में पॉक्सो के ऊपर। तो उस दौरान हम लोगों ने दिल्ली के शेल्टर होम्स में इंटरव्यू किया और वहां पे कुछ लूप होल्स देखने को मिले। तो इस और बिहार का तो जो मुजफ्फरपुर वाला जो इंसिडेंट हुआ था, तो वो जी। तो पूरे देश में फेमस हुआ। उसके बाद क्या कुछ वहां पर सकारात्मक चीजें देखने को मिली? क्या कोई सुधार वहां के शेल्टर होम्स में, या सबसे बड़ा कुछ सुधार है जी, जी। वहां पर? जी। सबसे बड़ा सुधार ये हुआ कि सरकार ने बोला कि अब जितने भी शेल्टर होम है वो संस्थाएँ नहीं चलाएँगी। उसके लिए सभी जिलों में 3 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई है, जहाँ पे सभी तरह के शेल्टर होम, बच्चों से जुड़े, महिलाओं से जुड़े, जितने भी शेल्टर होम एक ही जगह पे उन्होंने बनाने किया। इसके अलावा जो बच्चे वहाँ रह रहे हैं, वहाँ पर पूरी तरह सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ-साथ मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर दी और सभी जगह सीसीटीवी लगाए गए। इसके साथ ही उन लड़कियों को बेंगलुरु में होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए भेजा गया। अभी 15 से अधिक लड़कियों को एक मॉर्गेनिज़ केक का शॉप है, वहाँ पर उन लोग को भेजा जा रहा है। इस साल से इन जो बाल गृह में रहने वाले बच्चे हैं, बालक और बालिका गृह में, उन बच्चों को सरकारी स्कूल से जोड़ने की भी बात हो रही थी। मगर अब तक शायद 100 बच्चों का ही नामांकन हुआ है, बाकी ओपन स्कूल में उन लोगों का नामांकन हो रहा है। बच्चे जो अभी कुछ दिन पहले पटना में एक बाल दरबार लगा था, उसमें जो बच्चे बोल रहे थे, बच्चों ने जो बताया कि उनको उनको घूमने का मौका नहीं मिलता है। वो भी चाहते हैं घूमना, वो घूमना चाहते हैं, वो भी तारामंडल देखना चाहते हैं, वो भी पटना ज़ू जाना चाहते हैं। तो जो बच्चे बता रहे थे कि वो घूमना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, उनके वो माता-पिता से मिलना जो बच्चे जिन बच्चों के माता-पिता हैं, किसी न जो जेजेबी में है, वो माता-पिता से मिलना चाहते हैं, उन बच्चों को मिलने नहीं दिया जाता है। और एक और मैं एक बात बताऊँगी यहाँ पे कि जो उत्तर रक्षा गृह है, यहाँ पे जो बालिका गृह है, वहाँ पे जो किसी क्राइम में जो महिलाएँ आती हैं अ, सज़ा काटने के बाद भी वो वहाँ पर रहती हैं क्योंकि अ, जो व्यवस्था है उनको बाहर नहीं निकलने दे रही है। बहुत सारी महिलाएँ हैं जिनके पोता-पोतियाँ हैं, पोता है, पोती है, बेटा है, बेटी है, इसके बावजूद उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो बालिका गृह में है कि वो एक साथ ही जो मेंटल है जो घर से भागी हुई हैं और जो प्रेम विवाह की में जो पकड़ी जाती हैं, जो अपने मायके नहीं जाना चाहती है, ना ससुराल जाना चाहती है, ना पति के साथ रहना चाहती है। उनको भी एक ही जगह रखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि लड़कियाँ खुद अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करती हैं। तो ये भी एक समस्याएँ हैं मगर सरकार ने बहुत ही अच्छा प्रयास भी किया है जिसका असर दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मामला आता है तो उसको उस पे थोड़ा इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने कहा कि आप परिवार के लोग ही इसमें शामिल हो रहे हैं, जैसे कोई चाचा या कोई दूर के रिश्तेदार। बिल्कुल करीबी रिश्तेदार। तो जी।
परिवार का रोल और परिवार उसके साथ समाज का रोल कहाँ देखती हैं आप कि इस तरीके की चीजें अब वहां से उठकर आ रही हैं? पहले तो कोई दूसरा था, तीसरा था जो उनको बच्चों को लेकर जाता था, उठाकर लेके जाता था, या बहला फुसलाकर या परिवार को लालच देकर, लेकिन अब परिवार के लोग ऐसा कर रहे हैं। तो वहां पे इस चीज को ठीक करने के लिए या इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए हम लोग किस तरीके से इसे देख सकते हैं? देखिए, इसके लिए देखो, अगर गाँव है तो गाँव स्तर पर मुखिया को इसका रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारी ही बनाना चाहिए। मुखिया हो, पंचायत प्रतिनिधि हो, अभी वार्ड सदस्य हैं, इसको वहाँ का बनाना चाहिए। उनका अगर अलग से एक्टिविटी दिखता है, उनका संदिग्ध एक्टिविटी दिखता है, माता-पिता सबसे ज़्यादा तो माता-पिता को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऐसी संस्थाओं को काम करने की ज़रूरत है जो खासकर चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम करते हैं, वो वहाँ पर सक्रिय हों, ताकि जो ऐसे लोग हैं, उनकी पहचान की जा सकते हैं, ताकि क्योंकि परिवार के लोग हैं, उनको वो मना नहीं कर सकते हैं और वो माता-पिता हर वक़्त अपने बच्चों के साथ रहते नहीं हैं। वो स्कूल पहुँचाने के बहाने, आपको सामान लाने के बहाने वो साथ में जाएँगे ही, उतना तो आप माता-पिता जाते नहीं हैं। तो वो उस स्तर से देखते भी नहीं हैं, उस नज़रिए से भी नहीं देखते अपने परिवार को कि आपके बच्चे के साथ वो गलत कर रहा है। अभी जो रेप का भी जो भी आंकड़ा आ रहा है, उसमें भी अधिकतर मामले में आप उनके पड़ोसी निकल रहे हैं या फिर अ, उनके अपने ही लोग निकल रहे हैं। तो इ इन सभी चीज़ों पे सबसे पहले तो अपने माता-पिता को जागरूक होने की ज़रूरत है। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको बनाना है। पुलिस को इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि पुलिस को हर चीज़ की जानकारी रहती है, कहीं न कहीं। अ, सविता जी, आपने कहा कि मुखिया को इसमें या पंचायत बॉडीज को इसमें शामिल करने की जरूरत है, लेकिन रोहतास का आपने जो केस बताया जिसमें खुद पुलिस ऑफिसर ने बताया कि मुखिया का इन्वॉल्वमेंट है बच्चों के ट्रैफिकिंग में, फिर वो जो बॉडी उसके लिए बनाई गई है जैसे शेल्टर होम, वो बच्चों की सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था है। तो जी। वही जब उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी असुरक्षा के लिए जिम्मेदार हो जाता है, तो फिर वहां पे हम इसको कैसे देखेंगे? देखिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है वो बना दिए जाते हैं। उनको किसी तरह का इस तरह का ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। वो विकास की योजनाओं के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। जो महिला जनप्रतिनिधि हैं बिहार में एक बात बता दूँ कि बिहार में महिला जनप्रतिनिधियों को 50% आरक्षण प्राप्त है। इसके बावजूद उन्हें किसी इस तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि आपके गाँव में, समाज में, आपके पड़ोस में अगर किसी बच्ची के साथ गलत हो रहा है तो वो किस तरह से उनको अधिकार दिया जाए। उनको सबसे पहले उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि जो समाज में है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाना होगा। कि अगर आपके गाँव में किसी की लड़की का ट्रैफिकिंग होता है, किसी बच्ची के साथ रेप होता है, तो उसके लिए रेप की तो बात अलग हो जाएगी, मगर ट्रैफिकिंग ऐसा चीज़ है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। वहाँ के मुखिया के, वहाँ के जनप्रतिनिधि को, खासकर महिला को। महिला को अगर रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया जाएगा कि आपके गाँव में आप चिन्हित करके बताइए कि अ, किस जगह पे वहाँ पर कैसे लोग हैं, किस तरह के एक लिस्ट हो, जो असामाजिक लोग हैं और उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक लिस्ट बने, पंचायत स्तर पर ताकि लोग ऐसे काम परिवार सिर्फ़ अकेले नहीं करता, परिवार का सदस्य अकेले नहीं करता, उसके साथ वो गैंग भी जुड़ा होता है। तो गैंग से जब प्रतिनिधियों की जान-पहचान होगी, वो उसके बारे में उसकी रिपोर्ट रखेंगे, तो आसानी से उसे पकड़ लिया जा सकता है। जी। अभी आपने पुलिस ऑफिसर और जो वेलफेयर सोसाइटीज इनकी बात की, तो जी। उसमें जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं, मतलब जो दूसरे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए दूसरी स्टेट बॉडीज हैं, जैसे सीडब्ल्यूसी हो गया या जेजेबी का आपने नाम लिया, जी। तो इनका रोल आप कहाँ पाती हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग को कम करने में, रोकने में, या इस पर परिवार और सरकार के बीच में एक पुल का काम और इनका व्यवहार जो है वो उसका आपकी नजर में आपने क्या पाया कि इन लोगों का काम या इनका व्यवहार किस तरीके का है इसमें?
देखिए, मेंबर नहीं थे पिछले जब बालिका गृह कांड हुआ तो सीडब्ल्यूसी का जो पूरा जो एक स्ट्रक्चर होता है कि उसमें कम से कम एक महिला होना अनिवार्य है, 3 महिला होना अनिवार्य है। वहाँ पे संस्था के लोग हैं, तो ये गठन ही नहीं हुआ था, तो अब हम कैसे बता सकते कि वो संवेदनशील होंगे? उनक उनका पेमेंट इतना कम है, जो भी जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं उनका 20,000 से पेमेंट है। पेमेंट 20,000 से 30,000 के बीच में तो और उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है। तो ऐसे में उनसे क्या अपेक्षा रख सकता है कोई? अभी हाल में ही हुआ है, जैसे संतोष उपाध्याय सर बोल रहे हैं कि जेजेबी गठन मगर सर संतोष सर अभी 2-3 दिन पहले ही गठन हुआ है सर। ये गठन नहीं हो रहा था 2-3 दिन पहले ये गठन हुआ है। तो ये भी एक यहाँ की समस्या थी मगर धीरे-धीरे यहाँ सुधार हो रहा है और सुधार करने की काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि अभी यहाँ पे बाल एक अपना घर है, अपना घर में मानसिक रोग भी वहीं पर रह रहे हैं, मानसिक मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे भी वहीं रह रहे हैं, बाल श्रमिक भी वहीं रह रहे हैं और जो बच्चे भूले-भटके वहीं वो भी वहीं रह रहे हैं। तो सभी को अलग करने की ज़रूरत है। ऐसे माहौल में जब बच्चों के साथ कोरोना के कारण मानसिक स्थिति पर उनका बुरा प्रभाव पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अलग करने की ज़रूरत है, उन्हें खुले वातावरण की ज़रूरत है, उन्हें पढ़ाई से जोड़ने की ज़रूरत है। पढ़ाई से नहीं उनको घर में कम से कम ये होना चाहिए, हुँ। घर जैसा माहौल उनको मिलना चाहिए, तभी जाकर हम बच्चों के अधिकार को पूरी तरह दे पाएँगे। जी। अ, सविता जी मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है मतलब इन्हीं सारी बॉडी सेटअप से कि सरकार और जितनी भी हमारी मानव अधिकार से जुड़ी संस्थाएं हैं वो लगातार सरकार चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उनसे दबाव डालकर और अच्छी चीजें सेटअप करने की कोशिश करती हैं जैसे मान लीजिए पुलिस स्टेशन तो हर पुलिस स्टेशन में बच्चों को देखने के लिए और बच्चों का केस संभालने के लिए एक अलग से सेटअप होता है जिसे अगर वो क्राइम से जुड़ा हो तो वो जुवेनाइल का अलग सेटअप हो गया या एक मॉडल की यहाँ पर एक हाँ बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार हो उस अलग सेटअप पुलिस स्टेशन में ही लेकिन अलग सेटअप जहाँ बच्चा डरे ना तो आपने इतने साल काम किया और यहाँ काफी घूमी आप इस विषय पर तो कहीं एक कोई ऐसा सेटअप देखा जिसको आप कह सकती हैं कि हाँ ये एक मॉडल हो सकता है ये एक बढ़िया मॉडल है या फिर कहीं कुछ जिसको हम बोल सकते हैं कि इस चीज को आइडियल रूप में पेश किया जा सकता है बिहार में बिहार में अभी ऐसी व्यवस्था तो नहीं हुई है, मगर हाँ, बिहार में एक अच्छी व्यवस्था ये है कि सभी थानों में एक महिला डेस्क है। महिला डेस्क पर बच्चों की भी समस्याएँ सुनी जाती हैं, मगर बच्चों से संबंधित मामले थाने वाले वहाँ तक नहीं पहुँचने देते हैं। महिला यहाँ पे एक महिलाओं पे काम करने वाली संस्था सरकार की बॉडी है महिला विकास निगम, जिसको अब महिला एवं बाल विकास निगम बना दिया गया है। वो बच्चों पे भी काम करना शुरू की है, मगर बच्चों से संबंधित मामले वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। जब तक वहाँ तक मामले नहीं पहुँचेंगे बच्चों से संबंधित जो अधिकार हैं उसके लिए अलग से बॉडी नहीं बनाई जा सकती है। क्योंकि बच्चे से संबंधित मामले थाने तक नहीं पहुँच रहे हैं। बच्चों के साथ कोरोना काल में हिंसाएँ बढ़ी हैं। बच्चों की मानसिक स्थिति खराब हुई है। बच्चे कई तरह के नशे के शिकार हो रहे हैं। जो अभी एक मैंने हाल में एक खबर भी लिखी थी कि जो बिहार में शराबबंदी है आप जानती होंगी। बिहार में शराबबंदी है मगर जो शराब की तस्करी में जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं, वो सबसे अधिक 14 से लेके 18 साल तक के बच्चे हैं। इनको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये आसानी से पुलिस की गिरफ्त से छूट सकते हैं। 18 साल होने पर कुछ समय रहने के बाद इनको छोड़ दिया जाता है। तो अ, यहाँ पे ऐसा सेटअप करना बहुत ज़रूरी है जिससे बच्चों के अधिकार जान जान जा जा सके। अ, सविता जी यहाँ पर अजीत कुमार मिश्रा सर ने एक अपनी राय रखी है कि बालिका गृह घटना के बावजूद किसी तरीके की सकारात्मक सुधार नहीं देखने को मिले हैं
और जी, 18 साल पूर्ण होने के बाद बच्चों के साथ और उनके पुनर्वास की जो व्यवस्था है वो नहीं है। तो इस पर आपकी क्या राय है? मैंने अब जब मैं बोल रही थी उसमें मैंने बताया भी था कि देखिए बालिका गृह कांड के बाद भी यहाँ पे सकारात्मक जितना दिखना चाहिए था वो नहीं दिख पा रहा है। क्योंकि उनको स्कूल से जोड़ा नहीं जा रहा है। स्कूल से नहीं जोड़ा जा रहा है, उनको ट्रेनिंग की जो जिस चीज़ में वो हुनर जिस चीज़ का वो जानना चाहती है, वो पेंटिंग करना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है, वो सिलाई करना चाहती हैं, उस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई है। उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगी, वो क्या करेंगी? उन्हें बिहार सरकार बोल रही है कि मैं उन्हें अभी 15 और 8 15-8 लड़कियों को ही होटल मैनेजमेंट के लिए बाहर भेजा गया। ये मान लो 23 लड़कियों को बाहर भेजा गया है। 23 लड़कियों और यहाँ पे हर जो बालिका गृह कांड के बाद जो व्यवस्था बदली है, उसके बाद था कि सभी लड़कियों को ट्रेंड किया जाना है। जिस हुनर की दक्ष लड़कियाँ हैं, उनको ट्रेन किया जाना है, मगर ऐसा हुआ नहीं। जो 18 साल तक की लड़कियाँ हैं, उन्हें स्कूल तक नहीं जाने दिया जा रहा है। तो कैसे सरकार अभी इस ओर कोई पहल नहीं कर पा रही है। बाल दरबार हुआ था, अभी सरकार बोल रही है कि हम लोग किशोरियों का संवाद कराएँगे। 8 मार्च को ये लोग किशोरियों की संवाद कराएँगे। तो उसमें लड़कियों से पूछेंगे कि उनके लिए क्या चाहिए। खासकर बाल गृह से आई वाली लड़कियों से भी बात करेंगे। तो काम करने की बहुत ज़रूरत है। अभी सकारात्मक असर अगर दिखता तो सरक्षा गृह कांड नहीं होता। एक और पटना में एक और सरक्षा गृह कांड हो चुका है जिसकी जाँच एसआईटी कर रही है। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। तो अगर सकारात्मक असर दिखता तो फिर अभी भागलपुर में जो बाल गृह थे उसमें 6 बच्चों के साथ यौन शोषण की घटना अभी सामने आई है। जो मुज़फ्फरपुर वाले वहाँ पे एक स्वाधार चलता था। मुज़फ्फरपुर में एक स्वाधार चलता था जिसे भी ब्रजेश ठाकुर चलाता। वहाँ से 6 लड़कियाँ गायब थी अब तक उसका नहीं पता चला है। तो सरकार अगर गंभीर रहती तो इन स्थितियों को बदल सकती थी। सर मैं पूछना चाहूंगी कि जुवेनाइल कोर्ट का जो काम है उनका जो ज्यादातर काम है वो बच्चों से जुड़े क्राइम और इन्हीं चीजों पर वो लोग अपने राय व्यक्त करते हैं। तो उनका क्या रोल है इसमें और आप उनको किस तरीके से देखती हैं? क्या वो एक आइडियल सेटअप है या फिर उनका भी यही स्थिति यही है? नहीं काम अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे पहले तो ज़रूरत है कि वो लड़कियों को स्कूल से जोड़ने की ज़रूरत है। जो लड़कियाँ निकलना चाहती हैं, उन्हें निकलने दिया जाए। निकलने नहीं दिया जाता, ये सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है। आइडियल तो अभी बहुत दूर की बात है बिहार में। और जो लड़की अभी उत्तर रक्षागिरी से निकल के आई, उसने कहा कि मैं दिल्ली के अनाथ आश्रम में पली हूँ। वहाँ पर मेरे पास हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, दीदी। जी जी। तो तो वो उस लड़की ने जो बोला, वो भी एक सोचने वाली बात है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसे अभी बिहार में करने की ज़रूरत है। अ, अजीत कुमार मिश्रा सर क्योंकि वो खुद जेजेबी दरभंगा के मेंबर हैं तो उन्होंने इसके गठन और इसके क्रियाशीलता पर अपने राय व्यक्त किए। वो बोल रहे हैं कि इसकी अवधि समाप्त हो गई थी जिसका चयन हाँ, समिति का गठन 3 दिन पहले हुआ था और कुछ जिलों में है जेजेबी क्रिया हाँ, क्रिया तो मैंने बताया भी ना कि 3 दिन पहले ही हुआ है शायद। नहीं नहीं आपने मतलब कहा कि जेजेबी का गठन 3 दिन पहले हुआ था बट वो अवधि समाप्त होने के बाद 3 दिन। नहीं 3 बहुत साल पहले से इसका गठन पूरी तरह ये जो जेजेबी बोर्ड था उसका गठन नहीं हो रहा था मगर 3 दिन पहले इसका गठन हुआ है। तो कहने में थोड़ा-सा हुआ है मगर 3 नहीं दिन पहले ही हुआ है। उन्होंने हमें हमें बिल्कुल हाँ, जी, जी, जी। सही जानकारी हाँ, दी है। जी, जी। मेरा अगला सवाल है सविता जी कि इस पूरे घटनाक्रम में आप मीडिया के रोल को कहाँ देखती हैं? मीडिया को किस तरीके से इस घटना को या इस तरीके की घटनाओं को कवर करने की जरूरत है ताकि आम लोगों तक ये बात पहुंचे, इस चीज की गंभीरता
तक वो पहुँच पाएँ? देखिए मीडिया का रोल इसमें बहुत बड़ा रोल है। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि मीडिया कई मामलों में अभी जो बहुत तरह के जो अभी उत्तर अच्छागृह से संबंधित जो भी मामले आ रहे थे, उसमें क्या था कि लड़की का चेहरा दिखा दिया जा रहा था। तो मीडिया को संवेदनशील होना है कि कम से कम विक्टिम को ना दिखाया जाए। क्योंकि देखिए उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ चीज़ होता है और सुप्रीम कोर्ट का की गाइडलाइन है कि किसी भी विक्टिम का चेहरा ना दिखाया जाए। तो मीडिया काफ़ी संवेदनशील है, ऐसे मामलों पे एक्शन भी लेते हुए खबरों को दिखाती भी है क्योंकि मुज़फ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद इतना संवेदनशील मामला हो गया है कि मीडिया मीडिया हर हाल में लड़कियों के साथ इंसाफ के लिए खड़ी रहती है। अ, इसके बाद मेरा अगला सवाल है कि बिहार सरकार ने क्या कोई स्पेशल गाइडलाइंस चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे अलग से जारी की, या जो पहले से एक्ट हमारे चले आ रहे हैं उसी को फॉलो करती है सरकार, या वहाँ की जो संस्थाएं हैं? क्योंकि देखिए मुजफ्फरपुर और बाकी कुछ लगातार हर 1 साल, 1.5 साल में कुछ ना कुछ हम इस तरीके की खबरें सुनते आ रहे हैं, जो बहुत ही बच्चों से जुड़े, ना सिर्फ वो बच्चों से जुड़े हैं, बल्कि झकझोर देने वाली चीज़ों के साथ वो निकल कर आते हैं। तो उसपे बिहार सरकार ने कोई स्पेशल एसओपी जारी किया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, पुलिस वालों को, सीडब्ल्यूसी को, जेजेबी को, या पुरानी गाइडलाइंस ही वो लोग फॉलो कर रहे हैं? नहीं, नहीं देखिए एक तो बिहार में जब बालिका गृह कांड हुआ था उसी समय नई एसओपी बनी थी। उसके बाद जब-जब इस तरह के मामले आते हैं एसओपी बनती है। मगर एसओपी का ऊपर अमल नहीं होता है। एसओपी बहुत सारी बनती है कि सबको अलर्ट रहना है, खासकर रेलवे स्टेशन पर बस स्टैंड में या फिर जो सीमाएँ हैं, वहाँ पे अलर्ट रहने के लिए। मगर इसका पालन नहीं होता है। तो जैसे ही घटना खत्म होती है, एसओपी भी खत्म हो जाती है और उसका जो पालन होने का है वो भी खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले इसको रेगुलाइज़ करने की ज़रूरत है, हमेशा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जी। तो अब मैं आती हूँ इसके, हम लोगों के पास आपने भी जो चर्चा की शुरुआत की उसमें शुरू में ही कहा कि गरीबी है और कोसी का कुछ बहुत एक बड़ा इलाका है जो बाढ़ पीड़ित रहता है, और उस वक्त उन वहाँ के बच्चों को, वहाँ के परिवारों को ये जो गिरोह हैं ये एक्टिव होकर अटैक करते हैं कि यहाँ से अब चीजें हम लोग बच्चों को ले जा सकते हैं बाहर। तो ये तो बिल्कुल सबके सामने दिखता हुआ कारण है कि इस वजह से कोई बच्चे को लेकर जा रहा है। तो उस सिचुएशन में या उस परिस्थिति में हम लोगों को क्या करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही पता है हमें कि ये बाढ़ प्रोन इलाका है, इस इलाके में गरीबी बहुत होगी, बाढ़ के टाइम पे बच्चों की तस्करी, और वो माँ बाप जो नहीं भी चाहते होंगे कि अपने बच्चों को बेचे या कहीं भेजे कमाने के लिए, उनको भी भेजना पड़ता है मजबूरी में। तो वो चीज तो हमारे पास पहले से ही दिख रही है पिछले 8-10 सालों में, और बाढ़ नया नहीं है। तो फिर वो जो पहले हम लोग जान चुके हैं कि ये समस्या है, तो उसको भी ठीक करने में हम लोगों को इतना वक्त क्यों लग रहा है? इस पर आप क्या अपने विचार देंगी? देखिए कोसी का जो इलाका है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है। हर साल वहाँ पे बाढ़ आती है और हर साल कमज़ोर वर्ग जो हमारे यहाँ कमज़ोर वर्ग है सीआईडी का एक विंग है, उससे कहा जाता है कि हम लोग वहाँ की सामाजिक संस्थाओं को की मदद से जो पुलिस है उसकी मदद से सभी जगह एक ग्रुप बना के हम लोग ये कर रहे हैं। मगर एक भी पकड़ में नहीं आता है। के कारणों पर ना तो पुलिस विभाग कुछ करती है, ना सामाजिक संस्थाएँ। सामाजिक संस्थाएँ 1-2 कुछ अपने स्तर से करती भी हैं, लेकिन उनको किसी तरह का सहयोग नहीं मिलता है, तो वो भी पीछे हट जाती हैं। तो पुलिस, प्रशासन और सामाजिक संस्थाएँ तीनों को मिलकर वहाँ पर वैसी जगहों पे काम करने की ज़रूरत है। खासकर वहाँ पे जहाँ पे अ, अनाज जो सूखे जिसमें बाढ़ आती है उसमें जहाँ अनाज बँटता है, जहाँ खाना दिया जाता है, खाना खिलाया जाता है या फिर शौचालय की जो व्यवस्था होती है, ऐसी जगहों पे से ही लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जो बुनियाद
खड़ी की जाती है, ऐसी जगहों पे होती है। कोई शौचालय जाती है तो वहाँ से उसको टैपिंग कर लिया जाता है, खाने के लिए दूर व्यवस्था रहती है, वहाँ जाती हैं तो टैपिंग की जाती है। तो वैसी जगहों पे सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है और सामाजिक संस्थाओं की भूमिका अधिक होती है क्योंकि तो सामाजिक संस्थाएँ के जो सदस्य होते हैं उनकी उनकी पकड़ परिवार तक होती है। तो वो भी तभी कर पाएँगी जब पुलिस की मदद हो। पुलिस भी ऐसे मामलों में संवेदनशील नहीं होती है क्योंकि आम जनता सामाजिक संस्थाएँ सिर्फ़ उसको रोक सकती है। उसको जाने से नहीं रोक सकती है, उनको वो थोड़े देर के लिए ठहरा सकती हैं। तो ऐसे में सभी को मिलके काम करने की ज़रूरत है, ख़ासकर पुलिस प्रशासन इसमें अलर्ट रहे तो तस्करी पर रोक लगाई जा सकती है। जी। अ सविता जी, इसमें मैं एक और बात जानना चाहूँगी कि क्या आपने कोई खास वर्ग या खास समूह को की पहचान की कि ऐसा कुछ है इस मुद्दे में कि कोई एक खास वर्ग या समूह इससे ज़्यादा प्रभावित हुआ हो, उनके बच्चे ज़्यादा इसकी गिरफ्त में आए हों? जहाँ तक बाल श्रम की बात है बाल श्रम की बात है वहाँ मैं मुसहर समाज के बच्चे ज़्यादा बाल श्रम में जा रहे हैं। अ, उसके साथ ही जो अम, कोसी का इलाका है, कोसी के इलाके में भी मुसहर हो गए, वहाँ का जो वहाँ की जो दलित जातियाँ हैं उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं। जो लो इनकम ग्रुप है, एकदम लो इनकम ग्रुप है, उनके साथ उनके घरों पर ज़्यादा अटैक ये होता है। जो मैंने अब तक देखा है क्योंकि गया का जो शेरघाटी का इलाका है वहाँ का कोई भी ऐसा मुसहर समुदाय का घर नहीं है जो इससे बचा हुआ है। अजीत सर बोल रहे हैं कि मुसहर के साथ मुस्लिम है। मुस्लिम कटिहार और किशनगंज में ज़्यादा है। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया का जो इलाका है, वहाँ की लड़कियों की जो तस्करी है, मुस्लिम लड़कियों की तस्करी उस जगहों पे ज़्यादा है। हमारी एक कलीग स्वाति जी वो आपसे पूछना चाहती हैं कि एनएचआरसी की जो एसओपी थी, क्या उसके बारे में वहाँ की चाइल्ड प्रोटेक्शन जो फंक्शनरीज हैं, जो स्टेट बॉडीज हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो उनको उसकी जानकारी है, उस पर वो लोग काम करते हैं, या फिर जैसा आप पहले बोल रही थी कि परिस्थिति वहीं पर है? परिस्थिति वहीं पर है। मैं लगभग 2 सप्ताह पहले एनएचआरसी की टीम 2 सदस्यीय टीम यहाँ आई हुई थी। शायद कोसी के इलाके से फिर पटना की सड़कों पर 15 बाल मज़दूरों को मुक्त कराकर उन्होंने किया। उनको दिखाने के लिए ये व्यवस्था की गई। मगर एनएचआरसी जो आई थी यहाँ पे, उस टीम के बारे में किसी को नहीं पता था। मैंने कुछ चाइल्ड प्रोटेक्शन से जुड़े लोगों से पूछा कि ये टीम क्या करने आई? तो वो सिर्फ़ यही बताया कि जो सड़क पे बच्चे रहते हैं, उनको शेल्टर देने के लिए ये लोग आए हुए थे कि उनकी स्थिति क्या है। जबकि मैं बता दूँ कि पटना की जब कोरोना काल खत्म हुआ है, तब से पटना में जो भीख माँगने वाले बच्चे हैं, उनकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। बच्चे अब बीच सड़क पे जाके भीख माँग रहे हैं। बीच सड़क पे नहीं, आपको पुल पर रोक लेंगे और चलती हुई गाड़ी को रोक देते हैं। रोकने के बाद आपसे पैसे माँगने लगते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक अभी आया है कि कोई भी बच्चा सड़क पे नहीं रहेगा, तो उसके बदले आप जो बच्चे अ तस्करी के शिकार हो रहे हैं, उनको बचाने की ज़रूरत थी। एनआरसी की टीम एनएचआरसी को जो टीम आई थी, उसको दिखाने के लिए सिर्फ़ 15 बच्चे को पटना जंक्शन से 9 बच्चे को उठाया गया था, जो दुकान में काम कर रहे थे और 9 बच्चे या 5 बच्चे या 6 बच्चे को शायद वहाँ से जो बस स्टैंड है, वहाँ से उठाया गया था। तो बस यहीं तक उनका दायित्व रह गया। उसके आगे जो बच्चे अभी भी पटना के जितने भी ढाबे हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं और वे बच्चे इसमें से अधिकतर बच्चे उत्तर बिहार के ही बच्चे हैं जो यहाँ पे बाल श्रम का काम करते हैं। तो एनएचआरसी के बारे में तो जानने की बात दूर ही समझिए क्योंकि यहाँ पे जो बिहार राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग है वही वहीं पर सदस्य ने वहाँ के अध्यक्ष नहीं है।
तो आप बाल अधिकारों की बात कहाँ से कर पाएँगे? बाल संरक्षण आयोग नहीं है, बाल श्रम आयोग यहाँ पे नहीं है, महिला आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो बाल तस्करी है उसकी रोक लगाने की बात हो, उनके अधिकारों की कैसे बात की जा सकती है? अ, कब मैं हम लोग काफी देर से बच्चियों की ट्रैफिकिंग और इन चीजों पर बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो मेल चाइल्ड है, जो लड़के हैं, उनका ट्रैफिकिंग के पीछे तो एक वजह साफ दिखता है कि काम कराने के लिए उनको ले जाते हैं, बहुत आसान है। इसके अलावा कोई और कारण आप मानती हैं कि बच्चों को ले अभी जो लड़के कुछ पिताजी आप अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, अभी पिछले साल एक जगह का मामला आया था, शायद वो औरंगाबाद का था। वहाँ के 3 बच्चों को 3 लड़कों को मुंबई में ले जाकर उनके साथ यौन शोषण किया जा रहा था। तो उन बच्चों ने भी ये बात बताई थी। अभी हाल में ही एक लड़के ने जदयू के एक एमएलसी हैं, उनपे उसपे उसने आरोप लगाया है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। उनका यौन शोषण किया जा रहा था। तो कुछ मामले आ रहे हैं, हालाँकि अभी तक बाल श्रम के ही मामले ज़्यादा इस अभी तक जो लड़कों से संबंधित है, बाल श्रम के मामले हैं, खासकर जयपुर की चूड़ी फैक्ट्री में यहाँ के गया के, रोहतास के, फिर मुज़फ्फरपुर, फिर मधुबनी, कटिहार, ये सब के बच्चे जयपुर चूड़ी फैक्ट्री, दिल्ली, हरियाणा और मुंबई जैसे जगहों पे बैग बनाने और चूड़ी बनाने और बहुत तरह के फैक्ट्री में काम कराने के लिए ले जाए जा रहे हैं। अभी तक उनके साथ यौन शोषण का जो मामला है तस्करी के नाम पर वो कम प्रकाश में आए हैं। और सविता जी, मैं अब आती हूँ आंकड़ों पर। जो आपने चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि आंकड़े जो आप बता रही हैं वो काफी कम है और असल जमीनी हकीकत बहुत ज्यादा है। तो जो 2020 का मैं डेटा देख रही थी एनसीआरबी का, वो नेशनल डेटा एक साल में ये कहता है कि बिहार में जो ट्रैफिकिंग हुई बच्चों की, उसमें 75 बच्चे लड़के थे, 48 लड़कियां थी, और टोटल था 123 बच्चे, और वो उतने ही रजिस्टर्ड हुए, उतने ही रेस्क्यू हुए। लेकिन उसी साल का चाइल्ड वेलफेयर यूनिट, रेलवे पुलिस और जो दूसरी स्टेट की दूसरी एजेंसीज हैं, वो उसी साल में बोलती हैं कि उन्होंने रेस्क्यू किया है कुछ 3 महीनों में 300 से ज्यादा बच्चों को, और पूरे साल में और ज्यादा है। तो ये जो एक नेशनल लेवल पे ग्राफ दिखता है, बिहार पहले से ही चौथे नंबर पे है, लेकिन उसका स्टेट लेवल का बॉडी भी जो आंकड़े हैं उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है, 123 और 300 से ज्यादा। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इसको वो किस तरीके से हम लोग देखें, हम पढ़ने वाले लोग, या फिर हमें जो लोग सुन रहे हैं वो अगर इन आंकड़ों को देखें तो वो किस तरीके से इसको पढ़ने की या सोचने की कोशिश करेंगे कि ये आंकड़े इतने उतार चढ़ाव के साथ कैसे हो गए हैं? मैं आपको ये आप एनसीआरबी का डेटा बोल रही है, मैं पटना के यहाँ पटना में एसएसपी ऑफिस में एक मानव तस्करी का एक विंग होता है, जहाँ पर जो बच्चे गुम हो जाते हैं, उनको रजिस्टर्ड किया जाता है। तो 1 साल का आंकड़ा मैंने 798 का था। तो 1 साल में सिर्फ पटना जिला का ये हाल है। तो आप समझ सकती हैं कि पूरे पूरे राज्य का क्या मामला होगा, जबकि पटना में जो मानव तस्करी का जो आंकड़ा है वो काफ़ी कम है। तो इसके अलावे मैं जब उस दौरान कोरोना काल के बाद जो रिपोर्टिंग कर रही थी, तो हर दिन मेरे पास आ रहा था कि गया से 120 बच्चे, मधुबनी जंक्शन से इतने बच्चे, अभी नया पटना में एक नया स्टेशन बना है पाटलिपुत्र जंक्शन, वहाँ से हर दिन 4 या 5 बच्चे मुक्त कराए जाते हैं, उसमें 1 या 2 लड़कियाँ भी मिल जाती हैं। तो सरकारी आंकड़े नहीं मिलते हैं, इसका कारण तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि केस रजिस्टर्ड नहीं होते। लड़कियों के मामले तो एकदम नहीं होते, क्योंकि जो माता-पिता होते हैं अपनी इज़्ज़त से जोड़ लेते हैं। अपने इज़्ज़त के कारण वो कहीं नहीं बताते हैं। लड़कियाँ भी वापस नहीं लौटती हैं, क्योंकि उन्हें कोई अपनाने वाला नहीं होता है।
हम्म। जी। और शायद मैंने सारे सवाल तो कंप्लीट कर लिए, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल होगा आपसे जी, कि जी। जो बच्चों की तस्करी पर जो मैं रिपोर्टिंग पढ़ रही थी न्यूज़पेपर और बाकी चीजों से, तो मैं ये देख रही थी कि जयपुर जाने के अलावा, जयपुर और हैदराबाद के अलावा, जी, जयपुर और हैदराबाद के अलावा ये बच्चे बेंगलोर और केरल जैसे जगहों पर भी ट्रैफिक होकर जा रहे थे। और उस पे एक एनजीओ की रिपोर्ट थी जो ये बोलती है कि आप बच्चों को मान लीजिए चूड़ी बनाने की फैक्ट्री से वापस उनके घर भी लेकर आते हैं, तो भी वो वापस घर आने के 1 से 3 महीने या 3 से 6 महीने के अंदर फिर दोबारा उन्हीं फैक्ट्रियों में चले जाते हैं, उन्हीं मालिकों के साथ काम करते हुए पाए जाते हैं, चाहे वो ही उनकी जो शारीरिक और मानसिक स्थिति फिर से खराब हो जाए फिर भी। तो इसको हम लोग किस तरीके से रोके, क्योंकि ये तो सीधे सीधे परिवारों की गरीबी से जुड़ा हुआ दिखाई देता है कि अगर बच्चे की हालत खराब है फिर भी वो वापस उसी जगह पे चला जाता है। मैं सिर्फ गया की ही बात बोल देती हूँ। गया में जितने जो शेरघाटी का इलाका है, रजौली का इलाका है, उस इलाके में सॉरी रजौली नवादा में है। जो गया का इलाका है, गया में गया का जो शेरघाटी का इलाका है, वहाँ के जितने बच्चे जयपुर चूड़ी फैक्ट्री में थे, दोबारा फिर चले गए हैं। अभी हाल में मैं नवादा भी गई थी। नवादा में रजौली की एक जगह जहाँ पे मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे बताया कि अबरख चुनने वाले जो बच्चे हैं, सारे बाल श्रम में हैं। वहाँ के बच्चे भी दूसरी जगह, जबकि वहाँ के जो आदिवासी बच्चे हैं वो उनकी ट्रैफिकिंग नहीं होती थी। वो एक नया ट्रेंड आ रहा है। इसके अलावे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माता-पिता के साथ ही चले जाते हैं, और वो भी अलग काम करते हैं, माता-पिता भी अलग काम करते हैं। जो तस्कर हैं वो कोरोना काल के बाद दोबारा गाँव में आते हैं और फिर ले ले गए हैं। इसी दौरान पिछले साल एक बच्चे की मौत भी हुई थी। मैंने आपको बताया था कि रीढ़ की हड्डी उसकी टेढ़ी हो गई थी। कोरोना काल के बाद वो लौट के आया था। तो वो तो मर गया, मगर उसके घर का 2 बच्चा फिर जयपुर फैक्ट्री में चला गया। जबकि वो बच्चा मरा है। पुलिस और जितना भी चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन जो ऑफिसर हैं, उनकी देख-रेख में उनका परिवार था। इसके बावजूद जो गरीबी है और जो उनके घर की ज़रूरतें हैं, क्योंकि वो पूरा इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बहुत गरीबी वहाँ पे है। वहाँ पर सरकारी सुविधाएँ हैं, मगर उनकी पहुँच उन परिवारों तक नहीं है। तो सबसे पहले तो जहाँ पे गरीबी अधिक है, वहाँ पर रोज़गार के साधन बढ़ाने चाहिए। वहाँ पर क्योंकि बिहार के शायद 70 से 80% लोग हैं, अभी भी गाँव में रह रहे हैं। तो गाँव में जब तक रोज़गार के साधन नहीं उपलब्ध कराए जाएँगे, वहाँ पर बच्चों के लिए शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि बच्चों का सीधा-सीधा जुड़ाव उसके माता-पिता की आर्थिक स्थिति से होता है। बच्चों की तस्करी तभी रुकेगी जब तक उसके माता-पिता की स्थिति सुधर जाएगी। माता-पिता की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें कृषि से जुड़े व्यवसाय को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। गाँव में अ, सामूहिक खेती के माध्यम से उन्हें रोज़गार देने के साथ-साथ उन्हें एक स्किल्ड बनाना होगा। तभी गाँव के बच्चे और उनके माता-पिता गाँव में रुक पाएँगे। तो ये समृद्धि से जुड़ा भी मामला हुआ है। तो सरकार को ऐसी योजना बनानी की ज़रूरत है, जिससे गाँव के लोग जो गरीबी से जूझ रहे हैं, उनके लिए खासकर अलग एक योजना बनाने की ज़रूरत है। उन परिवारों के लिए जो काफ़ी गरीब है, जिनके जिनके बच्चे तस्करी के शिकार हो रहे हैं, तो उनके लिए अलग योजना बनाने की ज़रूरत है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सरिता जी हमसे जुड़ने के लिए और हमारे सवालों का जवाब इतनी तत्परता और इतनी धैर्य के साथ देने के लिए। और हम आशा करते हैं कि इस चीज़ पर आगे सरकार और जो भी हमारे साथ कुछ जो लोग जेजेबी से जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं, वो इस पर ध्यान दें और इसमें उनके पास कोई केस आए तो वो इसको कोशिश करें कि वो बच्चा वापस उस ट्रैफिकिंग में ना जा पाए, क्योंकि हमारे बच्चे जा रहे हैं वापस, उनको स्टेट लेकर आ रहा है, लेकिन वो तीसरे दिन फिर से दिखाई दे रहे हैं कि ये वही बच्चा है।
तो वो बच्चा वापस वहां ना जाए, वो अपने गांव में रहे, अपने माता पिता के साथ रहे, स्कूल से जुड़े, उसकी शिक्षा से जुड़े, अपने समाज के साथ रहे। तो इसके लिए जो भी आपने सुझाव दिए हम लोगों को, हम कोशिश करेंगे कि उस पर एक छोटा सा आर्टिकल लिख के हम लोगों को और भी लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए भेजें। लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ कि इस चीज में शिक्षा का रोल और स्कूलों का रोल कहाँ रहता है, क्योंकि जो हमारे पास जगह है वहां पे स्कूल और दूसरे संगठन जो अगर सक्रिय हैं तो फिर वो किस तरीके की भूमिका निभा सकते हैं इसको कम करने में। देखिए, कोरोना काल में स्कूल सारे बंद थे। जो अभी ट्रैफिकिंग बढ़ा उसका एक कारण ये स्कूल का बंद होना भी है। अभी भी स्कूलों में मिड डे मील नहीं शुरू हुआ है। तो स्कूलों की भूमिका बहुत ही है। जो टीचर्स हैं उनको स्कूल में बच्चों को जोड़ने के लिए उनके लिए योजनाएँ चलाएँ बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए। मिड डे मील के लिए बच्चे जाते थे स्कूल में। जो गरीब बच्चे हैं वो मिड डे मील के लिए ही जाते हैं। तो जो वहाँ के टीचर हैं, खासकर शिक्षा विभाग को ऐसी एक्टिविटीज़ करनी होगी जिससे बच्चे बंधे रहें। शिक्षा मुफ्त है, मगर उनको जोड़ने के लिए उनको कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारे स्कूल में किशोरों के लिए एक बोर्ड बनाया जाता है। वहाँ के माता-पिता भी इसमें शामिल होते हैं। वहाँ पे पाठशाला लगती है, एक अलग उनका एक पूरा सरकारी स्ट्रक्चर के टाइप पर वहाँ पे बनता है जिसको बाल संसद कहते हैं। तो उस बाल संसद में इस तरह की समस्याएँ उठनी चाहिए। बाल संसद में हर स्कूल में एक लगता है। तो उसके लिए स्कूल स्तर पर भी काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी, हमारे साथ जुड़ने हुँ, के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए, और आपसे धन्यवाद। बातचीत करके हम लोगों की जानकारी काफी जमीनी स्तर पर बढ़ी है और हम लोग काफी जागरूक हुए हैं इस मुद्दे पर। और मैं आप सभी से जो हम लोगों के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं और हमें लाइव सुन रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप इसी तरीके से हमारे आगे आने वाले कार्यक्रमों में भी जुड़े रहें और इसी के साथ हमें सुझाव दें कि हम अगला दरीचा का जो विषय है वो क्या रख सकते हैं, किन लोगों को हम लोग बुलाकर बातचीत कर सकते हैं। और आप किसी को जानते हो जो इस तरीके की बातचीत और स्थितियों को सामने लाएं जिन पर हम लोग काम कर सके, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे साथ हमारे ईमेल पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमसे डायरेक्ट, जो लोग जानते हैं डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को जो इस तरीके का काम करना चाहते हैं, किसी भी चीज में जुड़े, चाहे वो राजनीति हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेल सेवा हो, या महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी चीजें, तो किसी भी विषय पर आप लोग जो हमारे साथ मिलकर सुनना चाहते हैं, उस पर चाहते हैं कि बातचीत हो, काम हो, तो हम हमें अपने सुझाव भेजें। और सुझाव भेजने के लिए आप हमारे ईमेल आईडी को नोट कर सकते हैं, policyperspective@gmail.com। और हमारे साथ अभी तक आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा तो सविता जी का, आप लगातार बोल रही थी और काफी अच्छे से आपने हमारी बातचीत को सुना और बिहार की एक जमीनी हकीकत को परत दर परत खोला इस मामले में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद पूजा जी। अम, हम पत्रकार बोलते कम हैं, लिखते ज़्यादा हैं और बोलने के लिए मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दलीचा कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए ताकि अ जो भी ज़मीनी हकीकत है वो सामने आ सके। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू।